but Waqf property also it was done motivatedly. नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। लेकिन 8 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बंगाल सरकार ने नए वक्फ संशोधन कानून को राज्य में लागू करने के लिए तैयार हो गई। बंगाल में एसआईआर को लेकर पहले से बवाल मचा हुआ है, मगर इसी बीच बंगाल सरकार ने चुपके से नए वक्फ संशोधन कानून लागू करने को हरी झंडी दिखा दी और इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया। इसके अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून इस साल 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की वो रक्षा करेंगी। बंगाल सरकार ने 4 निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि इमामों, मुअज्जिनों और मदरसा शिक्षकों के साथ मीटिंग्स कर उन्हें अपलोडिंग की प्रक्रिया समझाई जाए। दूसरा, इसमें नोटिफिकेशन में जो लिखा है लाइन, वो ये है कि केवल अविवादित संपत्तियों को ही डेटा पोर्टल पर दर्ज किया जाए। तीसरी बात जो लिखी गई है वो ये है कि जहां तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, वहां पर आप फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाए। काम में किसी तरह की देरी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ममता दीदी इसके लिए तैयार क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने इसका भयंकर विरोध किया था। यहां तक कहा था कि चाहे मुझे कोई गोली मार दे। ममता बनर्जी के तैयार होने के पीछे 3 मुख्य वजहें सामने आ रही हैं। कानून को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई। इसलिए कानूनन रूप से राज्य सरकार को इसे लागू करने की बाध्यता है। केंद्र सरकार का साफ निर्देश है कि सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डेडलाइन 6 दिसंबर तक उम्मीद UMID पोर्टल पर अपलोड होना ही चाहिए। ममता सरकार इस निर्देश का पालन न करके कानूनी विवाद या कानूनी पचड़ों पर बिल्कुल नहीं फंसना चाहती। केंद्र ने नए नियमों में वक्फ बोर्डों और मुतलबियों की जवाबदेही बढ़ाई है। राज्यों के लिए डेटा अपलोड करना अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी किसी भी सूरत पर किसी भी तरह के कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहती, इसलिए उनको ये आदेश मानना ही था और बिल्कुल डेडलाइन जब इसकी नजदीक आ गई, तब जाके पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको लागू करने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 8063 वक्फ स्टेट के तहत 82,600 संपत्तियां हैं। उनमें से 8,000 से ज्यादा वक्फ स्टेट के अधीन है। पत्र में जिला प्रशासन को 8 सूत्रीय दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें इमामों और मदरसा शिक्षकों के साथ बैठक कर अपलोड की नियम बताने के अलावा सिर्फ उन संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड करने को कहा गया जो कि विवादित ना हो। इस ब्यौरे को अपलोड करने के लिए जरूरत पड़ने पर सहायता केंद्र खोलने की भी बात इसमें कही गई है। इस काम की निगरानी के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने नाम न छापने की शर्त में एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि बंगाल की वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा केंद्र के पास पहले से ही है, अब उसे निर्धारित प्रारूप रूप में केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना है। इसी बीच राज्य वक्फ बोर्ड ने इन आंकड़ों को अपलोड करने में मुतलबियों या वक्फ संपत्ति की देखभाल करने वाले प्रबंधकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। हर मंगलवार और शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है ताकि इस मामले में सवालों के जवाब दिए जा सके। ममता के रवैये में 180 डिग्री के इस बदलाव पर राजनीतिक हलकों में हैरत तो जताई जा रही है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के सामने संसद में पारित इस कानून को लागू करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बिल पर इस रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी सरकार के मंत्री और जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वक्फ संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। उनके मुताबिक इतने कम समय में ये काम पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन वो राज्य सरकार की ओर से इस कानून को लागू करने में जो जारी दिशा निर्देश है उसको कुछ भी गलत नहीं मानते।
कोलकाता नगर निगम के मेयर और राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि हम अब भी वक्फ कानूनों के खिलाफ हैं, लेकिन वक्फ संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने में क्या दिक्कत है? पारदर्शिता बनाए रखना बेहतर है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी सरकार ने अपने पहले के फैसले पलटते हुए इसे लागू करने में सहमति क्यों जताई? इसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने अपने स्तर पर इस कानून का पूरा विरोध किया। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर याचिका भी दायर की थी, लेकिन अदालत का फैसला उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। कानून पर स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुए। ऐसे में सरकार के सामने इस कानून को मानने के अलावा दूसरा कोई उपाय या विकल्प था ही नहीं। करीब 100 साल पुराने मालदा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रहे मोहम्मद अब्दुल रफीक कहते हैं कि राज्य सरकार ने तो शुरुआत से ही इस कानून का विरोध किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो राज्य सरकार के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। सरकार आखिरकार संवैधानिक जिम्मेदारियों से बंधी है। मुस्लिम विद्वान और इतिहासकार मोहम्मद अताउल्लाह कहते हैं कि ममता बनर्जी बार बार अल्पसंख्यकों के हित और संपत्तियों की रक्षा का भरोसा देती रही हैं। वक्फ की संपत्तियां किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में केंद्रीय कानून और शीर्ष अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए इसका ब्यौरा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने से बहुत कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। संपत्ति का मालिकाना हक पहले की तरह ही बना रहेगा। वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से देश भर में लागू कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसने कानून का रूप ले लिया। हालांकि नए वक्फ कानून के संवैधानिकता के खिलाफ 12 याचिकाएं दाखिल की गई। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल के 3 बदलावों पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट ने कानून में किए गए 3 बदलावों पर अंतिम फैसले तक स्टे लगा है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। तत्कालीन सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकार कोशिश करे कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से हों। ये 3 बदलाव जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से किए गए थे और इसके बाद से ही इस बिल को जो स्टे लगाने की याचिका थी, जिसमें से तमाम याचिकाएं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी इसमें याचिका लगाई थी कि ये बिल पूरी तरह से संवैधानिकता के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हियरिंग करने के बाद अंतिम फैसले में इस बिल पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी के पास में सितंबर तक, तो जब तक हियरिंग चलती रही तब तक एक उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देगा और इस राज्य में इसको लागू करने की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बिल पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उनके सामने इसके लागू करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस पर चुटकी ले रहे हैं और वो इस पर कह रहे हैं कि देखिए, ममता दीदी को आखिरकार वो काम करना पड़ा। केंद्र के बनाए हुए कानून को आप राज्य में लागू करना पड़ेगा, जब तक कि अगर उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने रोक ना लगाई हो। ऐसे में इस कानून को लागू करना ममता बनर्जी की ये मजबूरी थी। डेडलाइन सिर्फ 5 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर है, जो डेडलाइन दी गई है कि उम्मीद पोर्टल पर 6 तारीख तक सभी को अपनी जो नंबर 1 यानी कि जिस पर कोई विवाद नहीं है उस सारी का जमीनों का, संपत्तियों का ब्यौरा आपको वहां पर देना है। अब कहा यह जा रहा है कि टीएमसी के तमाम लीडर और इसके साथ साथ कई संस्थाओं के लोग याचिका दायर कर ये मांग कर रहे हैं कि इसकी डेडलाइन को बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि 5 दिनों के अंदर हम ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी को आखिरकार इस कानून को जिसके लिए उन्होंने बहुत रैलियां करी, जिसका बहुत विरोध किया, आखिरकार इसको अब मानना ही पड़ा है। शुक्रिया।